गो। ओके ठीक है। अच्छा तो लेट्स स्टार्ट। तो मैं क्या करता हूँ, आपको बस 2 मिनट मतलब 5-10 मिनट में रिकॉल करवा देता हूँ, कल क्या पढ़े थे बस रिकॉल कर लेते हैं, है ना। रिकॉल नहीं करके आगे चलेंगे तो क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। अच्छा, बायनोमियल थ्योरम, ठीक है। ओके तो चलो थोड़ा बहुत याद कर लेते हैं कल क्या पढ़ रहे थे। ओके तो बायनोमियल क्या है, वो तो आपको मालूम है कि दो डिसिमिलर टर्म को लेके जो पॉलिनोमियल बनता है उसी को हम बोलते हैं बायनोमियल, है ना। अच्छा, और बायनोमियल थ्योरम में हम कर क्या रहे हैं, एक बायनोमियल का पावर जब जीरो या फिर एक पॉजिटिव इंटीजर देता है तो उसको एक्सपांड करना सीख रहे थे, है ना। जैसे कि a प्लस बी एक बायनोमियल है, उसका पावर जीरो, उसका पावर वन, उसका पावर टू, उसका पावर थ्री, ये सबको एक्सपांड करना सीख रहे थे, है ना। क्योंकि अगर हमें 8 + b का पावर 100 दे दिया जाए तो मल्टीप्लाई करके इसका वैल्यू इसको एक्सपांड करना नामुमकिन जैसा हो जाएगा, मतलब बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो बायनोमियल थ्योरम की मदद से हम बड़े आसानी से इनको एक्सपांड कर पा रहे थे, कल पढ़ रहे थे, है ना। ओके, तो इसको लेके हमने एक जनरल फार्मूला भी कल देखे थे, ये फार्मूला था, ये कल डिस्कस कर रहे थे। और ये फार्मूला में जो जो चीज़ें ऑब्जर्व करना था वो भी हमने कल आपको दिखा दिए थे। खाली रिकॉल करवा देता हूँ कि a प्लस बी होल टू दी पावर n को जब एक्सपांड करोगे, a प्लस बी होल टू दी पावर n को जब एक्सपांड करोगे तो आपके टोटल कितने टर्म क्रिएट होते हैं, n प्लस वन नंबर ऑफ टर्म्स, है एन n प्लस वन। प्लस वन नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, तो अगर मैं आपको a प्लस बी का पावर 7 दूं तो उसको एक्सपांड करने से कितने टर्म क्रिएट होंगे, 8 टर्म। 8 टर्म्स क्रिएट होंगे, है ना। 8 टर्म। वेरी गुड। बस तो ये आपको समझ आ जाना चाहिए, है ना, कि पावर जितना है उससे एक ज्यादा नंबर ऑफ टर्म्स क्रिएट होंगे, है ना। ओके, दूसरा बात है a प्लस बी होल टू दी पावर n को जब हम एक्सपांड कर रहे हैं तो कोफिशिएंट्स को जरा देखो, NC0, उसके बाद NC1, NC2, अप टू कहाँ तक आ रहा है बेटे, NCn तक आ रहा है ना, रिकॉल करवाता हूँ, है ना। मतलब अगर पावर में a प्लस बी का पावर अगर 7 दूं तो कोफिशिएंट्स क्या आ जाएगा, NC 7C0, 7C1, 7C2, 7C3, 7C4, 7C5, 7C6, 7C7 तक जाएगा, है ना। अच्छा, और क्या ऑब्जर्व किए थे कि a का पावर शुरू होगा n से, है ना, a का पावर शुरू होगा n से, एंड कॉन्सिक्वेंट टर्म्स में a का पावर एक एक घटेगा, है ना। पहले n था, नेक्स्ट टर्म में a का पावर n-1 हो गया, उसके नेक्स्ट टर्म में और एक पावर a का घटेगा, n-2 हो जाएगा। लास्ट लास्ट टर्म में a का पावर कितना होगा, जीरो होगा, है ना, मतलब a का पावर n से लेके जीरो तक जाएगा। तो अगर मैं आपको a प्लस बी टू दी पावर 7 दूं तो बेटे यहाँ पर ए टू दी पावर 7 रहेगा, ए टू दी पावर 6, ए टू दी पावर 5, ए टू दी पावर 4, ए टू दी पावर 3, ए टू दी पावर 2, ए टू दी पावर 1, फिर ए टू दी पावर 0, है ना। और b का क्या हाल होता है ना, पहला टर्म में b का पावर 0 है, b नहीं है मतलब b का पावर 0 है। दूसरा टर्म में b का पावर 1, b का पावर 2, मतलब b का पावर 0 से लेके अप टू n तक जाएगा, है ना, मेरे बात समझ रहे हो। तो अगर मैं आपको a प्लस बी का पावर 7 दूं तो पहला टर्म में b टू दी पावर 0, फिर b टू दी पावर 1, b टू दी पावर 2, अप टू कहाँ तक जाएगा, b टू दी पावर 7 तक जाएगा, है ना। यस। ओके, और क्या ऑब्जर्व किए थे ना, सारे टर्म्स में a एंड b दोनों का पावर अगर हम ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, n मिल रहा है ना। देखो इसमें b नहीं है, मतलब ये वाला टर्म में b का पावर 0 है, a का पावर n, b का पावर 0, ऐड करो तो कितना होता है, n होता है। इधर a का पावर n-1, b का पावर 1, ऐड करो तो n होता है। इधर a का पावर n-2, b का पावर 2, ऐड करो तो n होता है, ठीक है ना। तो ठीक है, ये सारे चीजें हमने ऑब्जर्व कर रखे थे। ओके, फिर हमने पास्कल ट्रायंगल भी डिस्कस किए थे और मैंने आपको बताया था कि पास्कल ट्रायंगल एक मजेदार चीज है, बस इसको हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाँ, एक इंटरेस्टिंग सवाल आ जाता है कि यूजिंग पास्कल ट्रायंगल एक्सपांड a प्लस बी होल टू दी पावर 5, ये बड़ा इजी सा है, कभी आपको नहीं देगा कि यूजिंग पास्कल ट्रायंगल एक्सपांड a प्लस बी टू 100, ऐसा नहीं देगा एग्जाम में। मतलब
जो एनसीईआरटी में जो था, है ना, पहला की बारे में बात कर रहा हूँ, अभी के लिए नहीं, एग्जाम में नहीं आने वाला है। ओके ओके, डोंट वरी। तो पास्कल ट्रायंगल से हमें क्या मिलता है ना, a प्लस बी होल टू दी पावर एन को जब हम एक्सपांड करते हैं, जो कोफिशिएंट्स मिलते हैं, क्या वो कोफिशिएंट्स मिलते हैं बेटे, a प्लस बी होल टू दी पावर एन को एक्सपांड करने से NC0, NC1, NC2 अप टू NCN, ये जो कोफिशिएंट्स मिलते हैं, है ना, फॉर एग्जाम्पल a प्लस बी का होल स्क्वायर को जब एक्सपांड करेंगे 2C0, 2C1, 2C2, a प्लस बी का होल क्यूब को जो एक्सपांड करेंगे 3C0, 3C1, 3C2, 3C3, होल पावर 4 को जो एक्सपांड करेंगे 4C0, 4C1, 4C2, 4C3, 4C4, है ना। अगर आप उसको मल्टीप्लाई करके भी एक्सपांड करोगे तो आपको ऐसे फॉर्म में मिलेगा, और ये सारे का कोफिशिएंट a टू दी पावर 4 का कोफिशिएंट 1 है जो कि 4C0 के साथ बराबर है, a क्यूब बी का कोफिशिएंट 4 है जो कि 4C1 के साथ बराबर है, इसका कोफिशिएंट 6 है जो कि 4C2 के साथ बराबर है, 4 है 4C3 के साथ बराबर है। ओके छोड़, तो ये जो कोफिशिएंट्स मिलते हैं ये हमें पास्कल ट्रायंगल से भी पता चल जाता है, मैंने कल बताया था, है ना, कि कैसे आपको बनाना है कि सारे रोज के जो बिगिनिंग एंड एंड वाले 1 रहेंगे, देखो 1 1 1 1 1 1 बिगिनिंग एंड वाले, फिर क्या करोगे, ऐड करते चलोगे ना, देखो 1 + 1 2, 1 + 2 3, 2 + 1 3, 1 + 3 4, 3 + 3 6, 3 + 1 4, देख पा रहे हो कि नहीं, ऐसे करते जाते पिरामिड बनता है ना। ओके, और ये आपको क्या देता है बेटे, कोफिशिएंट्स देता है, क्या देता है, कोफिशिएंट्स दे देता है। अच्छा, पास्कल ट्रायंगल को इस्तेमाल करते हुए अब हम a प्लस बी होल टू दी पावर 8 को कैलकुलेट करेंगे यूजिंग पास्कल ट्रायंगल, यूजिंग पास्कल्स ट्रायंगल। ओके, अच्छा पहले तो हम बायनोमियल थ्योरम यूज करके एक्सपांड कर लेते हैं, फिर पास्कल ट्रायंगल लगा के इस्तेमाल करेंगे, है ना। पहले बायनोमियल थ्योरम लगा के इसको एक्सपांड करते हैं। n क्या है बेटे, इधर 8 है ना, बस, तो शुरू कैसे होगा, 8C0 0 a टू दी पावर 8 और b टू दी पावर 0, b बिल्कुल नहीं रहेगा, है ना, प्लस 8C0 के बाद 8C1, 1 A7 A to the power 10 B। सारे टर्म्स में a b का पावर, a एंड b का पावर ऐड करने से क्या होना चाहिए, याद रखो बेटे 8 होना चाहिए। दूसरा चीज मैंने क्या और आपको दिखाया था, ऑब्जर्व करवाया था कि 8C1 हो रहा है ना, तो b का पावर इधर देखो 1 है ना, 8C0 है ना, b का पावर 0, तो ऐसे भी आपको डायरेक्ट भी पता चल जाता है ना। अच्छा ओके, नेक्स्ट क्या आएगा बेटे, 8C2 टू द 6 b टू द पावर 2, a का पावर एक एक घटा रहे हैं, b का पावर एक एक बढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा 8C3 3 A to the power 5 B to the power 3। हाँ, फिर 8C4 4 A to the power 4 B to the power 4। हाँ, फिर 8C5 5 A to the power 3 B to the power 5। वेरी गुड, अरे समझ रहे ना, इधर देखो b का पावर और c का नीचे सेम नंबर होता है ना हमेशा। ओके, फिर 6 a to the power 2 b to the power 6, फिर 8C7 a to the power 1 B to the power 7। हाँ, फिर 8C8 B to the power 8। b to the power 8, a का पावर 1 के बाद 0 हो जाएगा, a का पावर 0 1 होता है, और b का पावर 1 बढ़ेगा, लास्ट को b का पावर 0 से शुरू होकर 8 तक जाएगा, a का पावर 8 से शुरू होकर 0 तक जाएगा, है ना। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। ओके बेटे, आप जरा चेक करो, आप अगर 8C0 का वैल्यू कैलकुलेट करोगे कितना आएगा बेटे, NC0 का वैल्यू मैंने कल ही बताया था 1 बताया था, है ना, 1 बताया था। 8C0 का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। 8C1 का वैल्यू कितना आएगा, 8, क्योंकि NC1 का वैल्यू कितना होता है, n होता है ना, तो 8C1 का वैल्यू 8 आएगा। 8C2 का वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे 28 आएगा। 8C3 का वैल्यू कैलकुलेट करोगे 56 आएगा।
HC4 का वैल्यू कैलकुलेट करोगे इतना आएगा, इसको 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 कैलकुलेट करोगे। तो ये जो a प्लस बी का पावर 8 को जब एक्सपांड करके जो कोफिशिएंट्स हमें ऐसे मिले, इनको बोलते हैं बायोनोमियल कोफिशिएंट्स। इनको क्या बोलते हैं? ये सब बायोनोमियल कोफिशिएंट्स है ना, बायोनोमियल कोफिशिएंट्स। और ये कोफिशिएंट्स हमें पास्कल ट्रायंगल से भी मिल जाते हैं, है ना, पास्कल ट्रायंगल से भी हमें मिल जाते हैं। क्लियर और नॉट? ओके, तो अभी पास्कल ट्रायंगल इस्तेमाल करके, तो मतलब आप समझ लो जो कोफिशिएंट्स मिले थे ना, 8C0 वो 1 है, 8C1 8 है, समझ रहे हो ना? ओके, अभी पास्कल ट्रायंगल इस्तेमाल करके डायरेक्ट एक्सपांड करना कर सकते हैं। अगर मुझे a प्लस बी का पावर 8 बोला जाए, है ना, कोफिशिएंट्स पहले का क्या होगा बेटे? 1 इंटू a टू दी पावर, किधर से शुरू होगा? a टू दी पावर 8 और b टू दी पावर 0। ओके, नेक्स्ट कोफिशिएंट क्या होगा बेटे? 8 है ना, फिर a का पावर 1 घटाओ, b का पावर 1 बढ़ाओ। नेक्स्ट का कोफिशिएंट क्या होगा बेटे? 28 है ना, a का पावर और 1 घटाओ, b का पावर और 1 बढ़ाओ। नेक्स्ट 56, a का पावर और 1 घटाओ, b का पावर और 1 बढ़ाओ। अरे समझ रहे हो ना? फिर 70, a का पावर और 1 घटाओ, 56, a का पावर 3, b का पावर 5, 28, a का पावर 2, b का पावर 6, 8, a का पावर 1, b का पावर 7, फिर 1, b टू दी पावर। देख पा रहे हो कि नहीं? वेरी गुड, है ना। तो ये जो कोफिशिएंट्स हमें डायरेक्ट नंबर में मिल गए, पास्कल ट्रायंगल इस्तेमाल करके कोफिशिएंट डायरेक्ट नंबर में मिल जाते हैं। और जब बायनोमियल थ्योरम लगा के एक्सपांड करते हैं तो हमें ऐसे फॉर्म में मिल जाते हैं ना, NC0 NC1 NC2 ऐसे करके मिल जाते हैं। नो प्रॉब्लम, इनको जब वैल्यू निकालेंगे वही आ जाएंगे, है ना, यही सेम कोफिशिएंट आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया है। और एक ऑब्जर्वेशन हमने क्या किए थे कि बायनोमियल को जब भी आप एक्सपांड करोगे, बिगिनिंग एंड लास्ट वाले टर्म्स का कोफिशिएंट क्या रहता है? हमेशा 1 रहता है। जरा चेक करो, NC0 का वैल्यू कितना है? 1 है। NCN का वैल्यू भी कितना है बेटे? 1 है ना, याद है ना, कल बोला था। हाँ, इसीलिए देखो जब भी आप कुछ भी पावर ले जाओ a प्लस बी का, कोई भी नेचुरल नंबर आज पावर ले जाओ, हमेशा पहला टर्म एंड लास्ट टर्म का कोफिशिएंट क्या रह रहा है? 1 रह रहा है। देख रहे हो कि नहीं? देख रहे हो कि नहीं? आपका भी देखो 1 रह रहा था ना कोफिशिएंट। अरे समझ रहे हो ना, लास्ट पहला और लास्ट। ओके, अच्छा, नेक्स्ट और ऑब्जर्वेशन क्या किए थे कि a प्लस बी होल टू दी पावर n को जब हम एक्सपांड कर रहे हैं, बिगिनिंग एंड एंड से इक्विडिस्टेंट टर्म्स का कोफिशिएंट सेम रहता है। ये भी हम पढ़े थे कल। बिगिनिंग वाला टर्म का कोफिशिएंट NC0, एंड वाला टर्म का कोफिशिएंट NCN, जो कि बराबर है। बिगिनिंग से सेकंड वाला टर्म का कोफिशिएंट NC1, एंड से सेकंड वाला टर्म का कोफिशिएंट NCN-1, ये दोनों भी बराबर है ना। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट ला के बराबर हो रहे हैं? NCR इज इक्वल टू NCN-R, याद है ना, तो पढ़े थे। ओके, तो ये भी बायनोमियल थ्योरम मैंने बताया था कि जब इसको एक्सपांड करते हैं तो बिगिनिंग एंड एंड से इक्विडिस्टेंट टर्म से कोफिशिएंट सेम होंगे। बिगिनिंग से जो फिफ्थ टर्म एंड एंड से जो फिफ्थ टर्म, उन दोनों का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। मेरे बात समझ पा रहे हो क्लियरली बेटे? हेलो? ओके ओके, अच्छा आगे चलते हैं। ये सब गया। उसके बाद हम जनरल टर्म भी कल सीखे थे और जनरल टर्म को लेकर कुछ सवाल भी आज करेंगे, लेकिन उससे पहले हम a माइनस बी होल टू दी पावर n का भी चर्चा कर लेते हैं ना। ओके बेटे, आप सबको a प्लस बी होल टू दी पावर n का बायनोमियल एक्सपेंशन तो पता चल गया है। अगर मैं आपको a माइनस बी होल टू दी पावर n का बायनोमियल एक्सपेंशन पूछूं तो सिंपली आप क्या कर दो ना, a माइनस बी होल टू दी पावर n जो है a प्लस माइनस बी,
इसका होल पावर एन वही है ना, ए माइनस बी जो है, ए प्लस माइनस बी तो वही ए माइनस बी ही है ना। ओके, तो आप जरा चेक करो, आपको ए प्लस बी का होल टू द पावर एन का बायनोमियल एक्सपेंशन मालूम है, तो एक काम करो ना, इसी एक्सपेंशन में बी का जगह माइनस भी लिख लो, है ना। अरे ये दोनों में अंतर क्या है, ये और ये, इसमें अंतर क्या है, इसमें बी लिखा है और इसमें क्या लिखा है, माइनस बी लिखा है, इतना ही तो अंतर है। तो कर दो ना, आपका जो बायनोमियल एक्सपेंशन उससे जो बी लिखे हो, बी के जगह क्या लिख लो, माइनस बी लिख लो। मेरा बात समझ रहे हो, बी की जगह माइनस बी लिख लो। देखो अगर मैं आपको a माइनस बी का पावर n पूछता हूं, तो जहां जहां b लिखा है उधर माइनस बी लिख लो। बट ये b लिखा है, ये b क्या हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा, मतलब ये प्लस अभी माइनस हो जाएगा, है ना, अगर मैं माइनस बी का पूछूं तो। क्लियर और नॉट? ओके। अच्छा देखो बेटे, इधर इसमें अगर b का जगह माइनस बी डालते हैं, माइनस बी का स्क्वायर जो है b का स्क्वायर वही है, मतलब ये प्लस प्लस होकर रहेगा, है ना। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? ओके। अच्छा इसका नेक्स्ट वाले टर्म में बी का पावर कितना आ रहा होगा, इसका नेक्स्ट वाला टर्म में, इसका नेक्स्ट वाला टर्म में बी का पावर 3 आ रहा होगा ना, बी का पावर एक एक बढ़ रहा है, बी का पावर 1, बी का पावर 2, बी का पावर 3। उधर अगर बी का जगह माइनस बी डालो तो माइनस बी का क्यूब कितना हो जाएगा, माइनस बी क्यूब, है ना, कितना हो जाता है, माइनस का क्यूब माइनस होता है ना। तो मतलब उसका उसका जो कोफिशिएंट है उसका मतलब उसके पहले जो प्लस था वो माइनस कर देंगे, है ना। मेरे बात समझ रहे हो, वो प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा इस माइनस की वजह से। तो इससे हमें एक चीज़ पता चलता है क्या, ए माइनस बी का होल टू द पावर एन को बड़े आराम से एक्सपांड कैसे कर सकते हैं ना, अल्टरनेटली आप प्लस माइनस देते चलो, है ना। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, बाकी सब सेम टू सेम है ना, बाकी सब सेम टू सेम है। मेरे बात समझ रहे हो, बाकी सब सेम टू सेम, पहले अल्टरनेट या प्लस माइनस देते चलो। मेरे बात समझ में आ गया? यस सर। ओके यस सर। ओके। अब आते हैं जनरल टर्म के बारे में डिस्कस कर रहे थे। जनरल टर्म, जनरल टर्म का फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था, ए प्लस बी होल टू द पावर एन हुआ था जनरल टर्म, आर प्लस वन था टर्म, उसका फॉर्मूला क्या है, एन सी आर ए टू द पावर एन माइनस आर बी टू द पावर आर। तो चलो इसको लेके कुछ सवाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल a प्लस बी टू द पावर 3, आप सभी को इसको एक्सपांड करना आता है राइट, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब आप मुझे एक बात बोलोगे कि सर अगर हम इसे उल्टा करके लिखे ए क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब, क्या ये एक्सप्रेशन बदल जाता है? नो, एब्सोल्युटली नॉट, एक्सप्रेशन तो नहीं बदलेगा क्योंकि प्लस कम्यूटेटिव होता है ना, एडिशन इज कम्यूटेटिव, नो प्रॉब्लम। बट बायनोमियल थ्योरम के हिसाब से अगर हम सही से ढंग से एक्सपांड करें, अगर आप उल्टा पुल्टा करके करोगे तो आपको ही एक्सपांशन करने में दिक्कत होगा, है ना। तो बायनोमियल थ्योरम के हिसाब से अगर करेक्टली एक्सपांड करें तो ए का पावर एक एक घटाओ, ये 3 फिर 2 फिर ए का पावर 1 फिर बी का पावर 0 बी का पावर 1 बी का पावर 2, और ये तो कोफिशिएंट्स आपको मालूम ही है ना। ये क्या हो रहा होगा, NC0 है ना, NC0, ये कोफिशिएंट क्या हो रहा होगा, NCN नहीं 3C0, ये होगा 3C1, ये क्या होगा 3C2, और ये क्या होगा 3C3 को भी, 3C3 का वैल्यू 1 होता है, 3C0 का वैल्यू भी 1 होता है, और इन दोनों का वैल्यू 3 होता है ना। अच्छा तो समझ में आता है आपको, ओके छोड़ो उसको। हाँ, तो अगर मैं आपको पूछूं कि a प्लस बी का होल क्यूब का मुझे थर्ड टर्म क्या है बताओ, है ना, थर्ड टर्म का कोफिशिएंट बताओ, क्या बताओ, सॉरी थर्ड टर्म बताओ, डायरेक्ट a प्लस बी का होल क्यूब का थर्ड टर्म बताओ। यस, तो बेटे क्या होगा थर्ड टर्म, देखो ये है, अभी मैं यही थर्ड टर्म बिना एक्सपांड किए भी निकाल सकता हूँ, कैसे? अब बायनोमियल का r प्लस वन टर्म का वैल्यू कितना होता है, NCR a टू दी पावर n माइनस आर b टू दी पावर r, है ना, NCR b टू दी पावर r और a टू दी पावर n माइनस r, है ना। ओके, हमें T3 पूछा है थर्ड टर्म,
मेरे T3 जो है T ऑफ 2 प्लस 1 वही है ना, मतलब 2 प्लस 1 टर्म, थर्ड टर्म जो है 2 प्लस 1 टर्म भी वही है। तो बेटे ये फॉर्मूला में R का जगह भी क्या हो गया, इधर 2 हो गया, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NC, N क्या है बेटे इधर, N क्या है इधर, N इज व्हाट 3, राइट। हाँ, तो 3C2 3NCR 3C2 a टू दी पावर n माइनस आर, n क्या है इधर 3 है ना, इधर n इज 3 माइनस 2 है ना, 3 माइनस 2 कितना होता है 1, फिर b टू दी पावर r, और r इधर क्या है 2 है, और 3C2 का वैल्यू 3C1 के वैल्यू के साथ बराबर होगा कि नहीं होगा, दोनों को ऐड करने से 3 होता है। ओके, दैट्स व्हाई ये कोफिशिएंट कितना 3C2 का वैल्यू कितना हो जाता है 3ab स्क्वायर, देखो भी है कि नहीं, है कि नहीं। ओके, ये तो था जनरल टर्म, ये था जनरल टर्म। ओके, आगे चलते हैं। नाउ मिडिल टर्म, मिडिल टर्म के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। मिडिल टर्म कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, खाली मिडिल टर्म का पोजीशन जानना आपको जरूरी है ना, क्योंकि मैं अगर आपको बोलूं a प्लस बी का पावर 100, उसका मिडिल टर्म का पोजीशन क्या है, a प्लस बी का पावर 4 उसका मिडिल टर्म का पोजीशन क्या है, ऐसा सवाल का आंसर पहले आपको देना सीखना होगा, उसके बाद आप टर्म तो निकाल सकते हो। एक बार पोजीशन निकल गया, सपोज आपको मालूम चल गया कि फिफ्थ वाला टर्म मिडिल टर्म है, तो फिफ्थ टर्म का वैल्यू तो निकालना आपको आता है ना। अगर आपको पता चल गया कि फिफ्थ टर्म वाला मिडिल टर्म है, तो फिफ्थ टर्म का वैल्यू कैसे निकालोगे, T5 का वैल्यू T4 प्लस 1 कर दो, और R की जगह 4 लगा लो, है ना, कर लोगे। तो पहले तो मिडिल टर्म का पोजीशन जानना जरूरी है। ओके, बस अब देखते हैं मिडिल टर्म का पोजीशन, ठीक है ना। अच्छा, आप सबको पता है कि a प्लस बी का होल टू दी पावर n में n को अगर एक्सपांड करते हैं तो कितने टर्म्स क्रिएट होते हैं, n प्लस 1 नंबर ऑफ टर्म्स क्रिएट होते हैं, n प्लस 1 नंबर ऑफ टर्म्स क्रिएट होते हैं। अच्छा, अगर बेटे a प्लस बी का पावर में 5 रखूं तो उसमें कितने टर्म्स क्रिएट होंगे, 6 टर्म्स क्रिएट होंगे। तो a प्लस बी का होल टू दी पावर 5 को अगर मैं एक्सपांड करूं तो आई विल हैव 6 टर्म्स, और ये जो 6 टर्म बैठे होंगे इनके मिडिल में क्या एक या फिर 2 टर्म बैठे होंगे। अगर 6 बच्चे लाइन में बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 बच्चे लाइन में बैठे हैं, इनके मिडिल में एक या फिर 2 बंदे बैठते हैं, जरा चेक करो 2 बैठते हैं कि नहीं, देखो, अरे 2 बैठते हैं कि नहीं मिडिल में, देख पा रहे हो कि नहीं। यस सर। हाँ, अब समझ में आ रहा है। ओके, अगर मैं आपको a प्लस बी टू दी पावर 7 दूं और इसको एक्सपांड करें तो कितने टर्म क्रिएट होंगे, 8 टर्म्स क्रिएट होंगे, है ना। और 8 एक इवन नंबर है, 8 एक इवन नंबर है, तो बीच में भी इनका 2 टर्म बैठे होंगे, है ना। अच्छा, तो इससे तो एक चीज पता तय हो गया, क्या ना, a प्लस बी का पावर अगर एक ऑड नंबर होता है, अगर a प्लस बी का पावर एक ऑड नंबर होता है तो उसमें इवन नंबर ऑफ टर्म्स आ जाते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि उसमें प्लस 1 करो, और उनके बीच में एक नहीं बल्कि 2 मिडिल टर्म्स आते हैं, क्लियर और नॉट। अगर a प्लस बी का पावर ऑड दिया गया है तो बीच में एक नहीं बल्कि 2 टर्म आ जाएंगे। एग्जाम में क्या कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि वो 7 ऑड समझ लेते हैं, ऑड मतलब बीच में एक मिडिल टर्म आना चाहिए, भाई 7 टर्म्स थोड़ी ना आएगा, टर्म्स तो 8 ही आएंगे, और 8 तो इवन नंबर है तो बीच में 2 टर्म रहेंगे कि नहीं। अच्छा, लेकिन मैं अगर आपको a प्लस बी का पावर 4 बोलूं, a प्लस बी का पावर 4 बोलूं तो कितने टर्म आ जाते हैं कुल मिला के, 5 टर्म आ जाते हैं। 5 क्या है, ऑड नंबर है, 5 क्या है, ऑड नंबर। ऑड नंबर ऑफ बच्चे जब लाइन में बैठे मतलब 5 टर्म क्रिएट होंगे, मानो 5 टर्म 1 2 3 4 5, ये 5 टर्म, इनके बीच में कितने बंदे बैठे होंगे मिडिल में, एक ही तो बस, एक ही तो बस। जब ऑड नंबर ऑफ
बच्चे जब लाइन में बैठे हैं तो बीच में बस एक ही बच्चा बैठा होगा, है ना। तो इससे क्या पता चलता है कि अगर a प्लस बी का पावर अगर इवेन हुआ तो उसमें टोटल उसमें ऑड नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे, तो बीच में बस एक ही टर्म रहा होगा। क्लियर और नॉट? तो हमें खाली वो टर्म का पोजीशन कैलकुलेट करना होगा। क्लियर और नॉट? ओके। अब मैं आपको जो पूछता हूँ आप मुझे बोलोगे, ठीक है? ओके। तो मुझे बात बताओ ओके। सवाल है बेटा, अगर 4 टर्म बैठे हैं लाइन में, है ना, इनके नहीं 5 अगर बैठा देते हैं, पहले 5 बैठा था, ऑड नंबर ऑफ, क्लियर है ना, ऑड। इनके बीच में एक टर्म आ जाता है और वो टर्म का पोजीशन क्या है बेटे? 3 थर्ड पोजीशन है ना। नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? 5 है। तो बीच वाला जो थर्ड मिडिल वाला टर्म का पोजीशन क्या है? 3 है। तो 5 से 3 कैसे मिलेगा? 5 में 1 ऐड करके 2 डिवाइड करो। अच्छा, अगर बेटे 3 बच्चे लाइन में बैठे हैं, मिडिल में एक ही बच्चा रहेगा ना, एक वो वाला, उसका पोजीशन कैसे मिलेगा? उसका पोजीशन कैसे मिलेगा? 3+1/2 अगर 8 बच्चे बैठे हैं, अगर 7 बच्चे बैठे हैं, कितने बच्चे बैठे हैं? 7 बच्चे अगर बैठे हैं, 7 बच्चे लाइन में बैठे हैं, तो मिडिल में बस एक ही बच्चा बैठा होगा, उसका पोजीशन कैसे मिलेगा? 7+1/2 मतलब अरे सबको समझ में आ रहा है ये बात? ओके। तो अभी हम ऐसे ये समझ सकते हैं, इन द एक्सपेंशन ऑफ a plus b whole to the power n there are n plus 1 terms। ये तो पता है, हमें पता है। when n is even, अगर a plus b का पावर जो n है ना, अगर n एक इवन नंबर हुआ तो इसको एक्सपांड करने से कितने टर्म आ जाएंगे? n plus 1 टर्म आ जाएंगे। और अगर n इवन नंबर है तो n plus 1 क्या है भाई? ऑड नंबर है ना। तो अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स लाइन में बैठे होंगे तो बीच में बस एक ही मिडिल टर्म बैठा होगा, है ना। और हमें वही मिडिल टर्म का पोजीशन कैलकुलेट करना है। मेरे बात समझ पा रहे हो? क्लियर और नॉट? हाँ, यस यस सर तब तो ये n+2/2 होगा ना। n+2/2 को जब आप ये करोगे तो क्या हो जाएगा? n/2 + 2/2 कितना होता है? 1, राइट? मेरा कि नहीं? यस ओके। अब देखो भाई, तो पहला सिचुएशन को समझते हैं। पहला सिचुएशन में क्या दे रखा है? n इज इवन। अगर n इज इवन तो नंबर ऑफ टर्म्स n+1 क्या है? ऑड है ना। बीच में एक ही टर्म बैठा होगा, मिडिल टर्म, उसी का पोजीशन कैलकुलेट करेंगे। तो बेटे जब अभी देखे थे, जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स बीच मतलब लाइन में बैठे होते हैं तो बीच वाला टर्म का पोजीशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? जब 7 टर्म्स लाइन में बैठे थे, बीच वाला टर्म का पोजीशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? 7 + 1/2। 5 टर्म लाइन में बैठे तो बीच वाला टर्म का पोजीशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? 5 + 1/2। तो n+1 एक ऑड नंबर है, तो बीच वाला टर्म का पोजीशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? n+1 + 1/2, मतलब n+2/2, मतलब क्या होगा? n+2 + 1, यही होगा उसका पोजीशन मिडिल वाले का। तो अगर a + b का पावर अगर इवन नंबर दे रखा है और मिडिल टर्म का वैल्यू कैलकुलेट करना है, वो मिडिल टर्म असलियत में उसका पोजीशन क्या है? n/2 + 1/3 टर्म, इसी का वैल्यू हमें निकालना होता है। मेरे बात समझ पा रहे हो क्लियरली? यस सर। ओके, आ जाते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो आपको ये याद रखना भी बड़ा आसान हो जाएगा, कुछ नहीं इसमें। तो कैसे याद रखो, मैं याद रखवा देता हूँ, ट्रिक बताता हूँ। बेटे एन इज जब पावर एन इवन होगा ना, ये फॉर्मूला ये कैसे याद रखो? एक ही तो मिडिल टर्म होगा, वो तो आपको तो समझना होता है। देखो एन इज इवन तो n/2 कर दो और उसमें को 1 ऐड कर दो ना, वो वाला टर्म। क्लियर और नॉट? मेरा बात समझ रहे हो? याद रह जाएगा। ओके। अच्छा, अब जो मुझको बताओगे बेटे, अगर 4 बच्चे लाइन में बैठे होते हैं, 4 बच्चे लाइन में बैठे होते हैं, तो मिडिल में 2 बच्चे बैठे होते हैं, ये दोनों,
और ये दोनों का पोजीशन में कैलकुलेट कर सकता हूँ। कौन से पोजीशन में बैठे होंगे, सेकंड एंड थर्ड, राइट। ये दो नंबर मुझे कैसे मिलते हैं, बेटे टोटल 4 बच्चे लाइन में बैठे हैं 4/2 मतलब सेकंड पोजीशन वाला, और क्या होगा बेटे उसका नेक्स्ट 4/2 + 1 मतलब थर्ड टर्म वाला। मेरा बात समझ पा रहे हो कि नहीं? और एक एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, अगर 8 बच्चे लाइन में बैठे होंगे, 8 बच्चे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इनके बीच में 2 बच्चे बैठे होंगे। वो 2 बच्चे का कौन है? 2 बच्चे यही 2 है, राइट, यही 2 है। सर 4 टर्म्स एंड 5। हाँ, ये दोनों टर्म्स का पोजीशन पता चल जाएगा। देखो टोटल 8 टर्म्स बैठे हैं, तो 8/2 और एक 8/2 टर्म, नेक्स्ट क्या होगा +1 उसमें 1 ऐड कर दो, मतलब फोर्थ टर्म। देखो ये फोर्थ टर्म है कि नहीं, और ये फिफ्थ टर्म है कि नहीं, चेक कर लो उसका नेक्स्ट टर्म। बस यस बस, तो ये वाला भी अभी समझ में आ जाएगा। तो इधर देखते हैं, व्हेन n इज ऑड, जब a + b का पावर n अगर ऑड नंबर है और में एक्सपांड करते हैं तो n+1 टर्म तो क्रिएट होते ही हैं। अगर n एक ऑड नंबर आता है तो n+1 क्या आ जाएगा, इवन नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे, है ना। मतलब n+1 इज इवन, मतलब इवन नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे। अगर बायनोमियल को एक्सपांड करने से इवन नंबर ऑफ टर्म्स क्रिएट हो रहे हैं तो टर्म्स के मिडिल में एक नहीं बल्कि 2 टर्म बैठे होंगे, और 2 टर्म का पोजीशन कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे भाई? देखो कैसे कर रहे थे, जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स बैठे थे लाइन में तो क्या कर रहे थे, इधर देखो 4 टर्म बैठे थे, तो मिडिल वाले दोनों का पोजीशन कैसे कैलकुलेट करते, 4 टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स 4 / 2, वो वाला टर्म, फिर उसमें वो वाला टर्म। जब 8 बच्चे लाइन में बैठे हुए होते हैं, तो मिडिल वाले दोनों का पोजीशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स 8/2, वो वाला टर्म और उसमें +1। तो इधर गया, हाँ इधर n+1 है, क्या है, इवन नंबर है, तो बीच वाला टर्म क्या होगा, n+1, number of terms is n+1, number of terms is what, n+1, that by 2th term, देखो ये लिखा है, फिर उसका क्या नेक्स्ट है ना, n+1/2 + 1th टर्म। अरे मेरे बात समझ रहे हो, क्लियर और नॉट, एवरीबॉडी गॉट इट? हाँ, तो ये चीज समझ में आ गया। ओके आगे चलते हैं, अभी देखते हैं pth टर्म फ्रॉम द एंड, ठीक है। ओके देखो, आपको सीक्वेंस सीरीज में मैंने भी ये भी बता दिया था कि एंड से nth टर्म का वैल्यू कैसे निकालते हैं ना, एंड से nth टर्म का वैल्यू सीक्वेंस सीरीज में कैसे निकालते हैं वो भी हमने बता दिए थे आपको। तो बिल्कुल उसी तरह अगर मुझे बोलता है कि बायनोमियल को एक्सपांड किया तो बायनोमियल का 7th टर्म बता। 7th टर्म मतलब खाली 7th टर्म पूछ रहे हैं, मतलब बिगिनिंग से 7th टर्म, वो हम निकाल सकते हैं आराम से। लेकिन मुझे पूछेगा कि एंड से 7th टर्म का वैल्यू निकाल के बता, है ना, तो वो किससे निकालते हैं? जैसे कि यहां पर बोल रहा है pth टर्म फ्रॉम द एंड। अब जरा देखो, एंड से 7th टर्म का वैल्यू निकालना मुझे मुश्किल हो जाएगा, राइट। एंड से 7th टर्म का वैल्यू निकालना मुझे मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मुझे आसान कब होता, अगर वो बिगिनिंग से कोई पोजीशन वाला टर्म का वैल्यू पूछता है ना, एंड से पूछ रहा है इसलिए मुश्किल हो रहा है। तो ठीक है, एक काम करते हैं, जरा सोचो कि मानो कुछ बच्चे लाइन में बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे कुछ बच्चे लाइन में बैठे हैं। मुझे अगर बिगिनिंग से थर्ड टर्म का वैल्यू पूछा जाता है तो बड़े आराम से मैं निकाल दूंगा बायनोमियल थ्योरम का TR+1 फॉर्मूला के। लेकिन एंड से अगर थर्ड टर्म पूछता है, मतलब ये वाला टर्म का वैल्यू अगर पूछता है ना, एंड से थर्ड टर्म, इसका वैल्यू निकालने में दिक्कत होगा ये फॉर्मूला के, है ना। तो क्या करते हैं, हमें तो यही फॉर्मूला इस्तेमाल करना ही है। और ये फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल करेंगे, एक काम कर लेते हैं ना, चलो कैलकुलेट करते हैं इसका पोजीशन बिगिनिंग से क्या है, राइट। अगर इसका पोजीशन एंड से 3 है, थर्ड पोजीशन में है,
बिगिनिंग से इसका पोजीशन क्या है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। बिगिनिंग से क्या, 1 2 3 4 5, मतलब यही टर्म का तो वैल्यू कैलकुलेट करना है ना अल्टीमेटली। तो एंड से थर्ड टर्म, बिगिनिंग से सिक्स टर्म, दोनों तो सेम ही टर्म है ना, तो इसी का तो वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो एंड से थर्ड टर्म का वैल्यू कैलकुलेट करने में दिक्कत हो रहा था, मैं बिगिनिंग से सिक्स टर्म वैल्यू आराम से कैलकुलेट कर सकता हूँ। क्लियर और नॉट? तो बस, तो यहाँ पर ट्रिक क्या है, ये जानना कि जो टर्म एंड से थर्ड टर्म है वो बिगिनिंग से उसका पोजीशन क्या है, ये जानना जरूरी है। क्लियर और नॉट? ओके, तो चलो समझते हैं। एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, ठीक है। इधर बेटे कितने बच्चे बैठे हैं देखो तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल मिला के 8 बच्चे लाइन में बैठे हैं। और मुझे एंड से जो थर्ड वाला बच्चा, मतलब ये वाला बच्चा, इसका पोजीशन बिगिनिंग से जानना है। क्लियर है ना? अच्छा बेटे, एंड से जो ये थर्ड वाला बच्चा, मतलब इसको लेके ही एंड तक टोटल 3 टर्म्स है ना। ये एंड से थर्ड टर्म है, मतलब ये पूरा 3 टर्म है। इनको अगर निकाल दे, टोटल हमारे पास 8 टर्म्स है। 8 टर्म में से ये 3 टर्म को फेंक दो, बचते हैं कितने टर्म भाई? 5 टर्म बचते हैं ना, मतलब बिगिनिंग से 5 टर्म बचते हैं ना, 1 2 3, बिगिनिंग से 5 टर्म। अरे समझ रहे हो, बिगिनिंग से 5 टर्म, तो ये वाला बिगिनिंग से कितना टर्म हो रहा होगा? 5 + 1 6। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? हेलो, यस सर। और एक एग्जाम्पल देखो, सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 बच्चे लाइन में बैठे हैं। और मुझे ये 11 बच्चों में से एंड से फोर्थ टर्म का वैल्यू, फोर्थ टर्म का पोजीशन बिगिनिंग से क्या है मालूम करना है। बेटा एंड से फोर्थ टर्म, ये एंड से फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म, राइट। एंड से फोर्थ टर्म, इसका पोजीशन बिगिनिंग से क्या है मुझे मालूम करना है। जरा सोचो बेटे, ये टोटल 4 टर्म उड़ा दो, पूरा ये 4 टर्म उड़ा दो। टोटल 11 टर्म्स है ना, टोटल 11 टर्म्स है। ये 4 टर्म्स लास्ट को पूरा उड़ा दो, बचते हैं कितने टर्म? अरे बचते हैं कितने टर्म? 7 टर्म्स है ना, ये 7 टर्म्स है ना बिगिनिंग से। ओके, अगर बिगिनिंग से ये 7 टर्म्स है तो ये वाला का पोजीशन तो क्या हो रहा होगा? 7 + 1। अरे समझ रहे हो ना? हेलो, 7 + हाँ बस 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 बस। तो चलो तो n+1 -p हो जाएगा। n-p + 2। देखो सुनो, तो यहाँ पर ट्रिक क्या है, अगर 10 बच्चे लाइन में बैठे हैं, यहाँ पर जो कर रहे थे, किधर क्या हो गया, हाँ 11 बच्चे जो लाइन में बैठे थे, क्या ट्रिक है, मुझे कैसे मालूम चलता है कि बिगिन मतलब एंड से फोर्थ टर्म का वैल्यू बिगिनिंग से क्या है? ट्रिक क्या है भाई ना, मैं क्या करूंगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 11 माइनस एंड से फोर्थ टर्म पूछ रहा था, राइट। एंड से फोर्थ टर्म, राइट, एंड से फोर्थ टर्म, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 11 माइनस एंड से जो पोजीशन जो बोल रहा है जो कि 4, 11 - 4, और उसमें के 1 ऐड कर दो, ये हो जाएगा उसका पोजीशन। अरे समझ रहे हो, 8 पोजीशन वाला बच्चा बिगिनिंग से, है कि नहीं फॉर्मूला? Yes. ओके, तो अब मुझे बताओ, अगर लाइन में 100 बॉयज बैठे हैं, लाइन में अगर 100 बॉयज बैठे हैं, तो एंड से है ना, फ्रॉम एंड, जो 7th वाला बॉय होगा, 7th बॉय फ्रॉम दी एंड, उसका पोजीशन बिगिनिंग से क्या होगा? 94 94 हाँ 94 100 - 7 + 1, मेरा बात समझ रहे हो ना? 94th बॉय हो जाएगा। बिगिनिंग से काउंट करें तो 94 उसका पोजीशन है, और लास्ट से कैलकुलेट करें तो 7 उसका पोजीशन है। ओके, तो चलो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट लगा के ये भी देख लेते हैं। pth टर्म फ्रॉम दी एंड, भाई a + b⁴ को अगर एक्सपांड किया जाए तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने क्रिएट होते हैं?
n+1 नंबर ऑफ टर्म्स क्रिएट होते हैं ना। ये n+1 नंबर ऑफ टर्म्स में फ्रॉम द एंड जो pth टर्म है, फ्रॉम द एंड जो pth टर्म है वो बिगिनिंग से क्या है, फ्रॉम द एंड pth टर्म बिगिनिंग से उसका पोजीशन क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स इज n+1, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+1 माइनस एंड से माइनस p, फिर क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? हेलो, Yes, sir. हाँ, तो ये नंबर क्या होता है, n+1 माइनस p प्लस 1, मतलब क्या हो जाएगा n+2 माइनस p, minus या फिर n माइनस p प्लस 2 टर्म। देखो, देख रहे हो, फ्रॉम द बिगिनिंग, समझ में आ रहा है? ओके, तो इसको लेके आप क्वेश्चन कैसे बना सकते हो, इसको लेके आप क्वेश्चन कैसे बना सकते हो, क्वेश्चन ऐसे बना सकते हो कि देयर इज अ बायनोमियल एक्सपेंशन 3x प्लस 7/y टू द पावर 8, फाइंड द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड। मेरे बात समझ रहे हो? अरे समझ रहे हो कि नहीं? हेलो, Yes, sir. हाँ, फॉर्मूला क्या है भाई, एंड से pth टर्म फ्रॉम द एंड, pth टर्म फ्रॉम द एंड, बिगिनिंग से उसका पोजीशन क्या है भाई, अभी फॉर्मूला क्या पढ़े थे, n माइनस p प्लस 2, राइट, टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, क्लियर और नॉट? हेलो, Yes, sir. हाँ बेटा, अगर ये फॉर्मूला भूल भी गए, अगर n माइनस पी प्लस 2 भी भूल भी गए, कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है? आप ऐसे भी तो कर सकते हो ना, इसमें इसको एक्सपांड करने से 9 टर्म्स आ जाएंगे, तो 9 टर्म्स का लास्ट से जो फिफ्थ टर्म होगा, बिगिनिंग से उसका पोजीशन क्या होगा, 9 माइनस 5 प्लस 1। अरे समझ रही होगी नहीं, 9 माइनस 5 4 प्लस 1। हेलो, Yes, sir. हाँ, ओके, तो फाइंड द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड। अच्छा, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड बिगिनिंग से क्या होगा भाई, n इधर क्या है भाई, n इधर 8 है ना, ओके, 8 minus 5 plus 2. 8 माइनस 5 प्लस 2, राइट, ये था टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। 8 माइनस 5 कितना है, 3, 3 प्लस 2 कितना है, 5, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। कोइंसिडेंटली इसका बिगिनिंग से एंड से फिफ्थ टर्म, बिगिनिंग से फिफ्थ टर्म कैसे बराबर हो गया, तो ऐसा मत समझो हमेशा वही होगा, है ना। ओके, तो एंड से फिफ्थ टर्म का वैल्यू निकालना मुश्किल हो रहा था, लेकिन बिगिनिंग से फिफ्थ टर्म बड़े आराम से निकाल सकते हैं। बिगिनिंग से अगर मुझे फिफ्थ टर्म बोला गया, मतलब T5 का वैल्यू पूछ रहा है, राइट, T4 plus 1. T5 क्या होगा, T4 प्लस 1। बेटा आप रिकॉल करो, TR प्लस 1 का वैल्यू रिकॉल करो, NCR A to the power n minus R, B to the power R, क्लियर और नॉट? अरे समझ रहे होगी नहीं? Yes, sir. ओके, तो बेटे यही फॉर्मूला इधर डाल देते हैं। इधर बेटे n है क्या, n आपका है क्या, इधर 8 है ना, Sir, 5, 8, 8 to the हाँ power 4. हाँ, n is 8, C R, और हमारा R क्या है बेटे, 4 है, देख रहे हो ना, R हमारा क्या है, 4 है, तो 8C 4। फिर A, हमारा A क्या है, इधर देखो जरा, 3x है ना, हमारा A क्या है, 3x है, समझ रहे हो ना, तो 3x टू दी पावर n माइनस r, मतलब 8 माइनस 4 कितना है, 4 है, समझ रहे हो ना, n माइनस r इंटू b टू दी पावर r, हमारा b क्या है, 7/y है, तो 7/y टू दी पावर r क्या है, 4 है। बस इसको आप सॉल्व करो, है ना, आपका हो जाएगा, आपका टर्म मिल जाता है आपको। मेरे बात समझ में आ गया क्लियरली? Yes, sir. हाँ, तो इसका इस्तेमाल ऐसे किया जाता है। अच्छा, तो मैं खाली आपको कॉम्पैक्ट फॉर्म में बायनोमियल सीरीज को कॉम्पैक्ट में दिखा देता हूँ, उसके बाद 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे, फिर आपको मैं छोड़ दूंगा, 9 बजे छोड़ दूंगा, ठीक है ना, और 10 मिनट क्लास करके छोड़ दूंगा। ओके, तो चलो बायनोमियल को एक्सपांड जो किए उसको ना कॉम्पैक्ट करके लिखते हैं।
क्योंकि थोड़ी ना हमेशा इतना लंबा चौड़ा लिखोगे हमेशा। मतलब अगर कोई आपको बोला कि बता a प्लस बी टू दी पावर एन को एक्सपांड करके बता, तो तुम थोड़ी ना ये वाला इतना लंबा चौड़ा बोलोगे, नहीं, इसको कॉम्पैक्ट करके बोल देंगे। क्या कर देंगे? इसको कॉम्पैक्ट करके ऐसे फॉर्म में बोल देंगे, है ना, समेसन फॉर्म में। ये मैंने भी आपको फर्स्ट ईयर में सीक्वेंस सीरीज में पढ़ाया था, राइट? याद है कॉम्पैक्ट करके कैसे लिखा जाता है? देखो कॉम्पैक्ट करके इसको कैसे लिखोगे ना, समेसन, इसको क्या पढ़ोगे? समेसन r इज इक्वल टू 0 से लेके r इज इक्वल टू कहाँ तक? n तक, है ना। n सी आर a टू दी पर n माइनस r b टू दी पर r। और अगर देखो ये असलियत में है क्या भाई? टी आर प्लस वन है। अरे समझ रहे हो ना? अरे असलियत में है क्या ये? टी आर प्लस वन ही तो है। मेरे बात समझ रहे हो? अरे टी आर प्लस वन का फॉर्मूला क्या है? Yes, sir. एन सी आर ए टू दी पर एन माइनस आर बी टू दी पर आर ही तो है, वही तो लिखा है। तो चलो मैं इसको समझा भी देता हूँ, नो प्रॉब्लम। सुनो, समेसन का मतलब क्या होता है बेटे? प्लस होता है। समेसन का मतलब क्या होता है? प्लस होता है। देखो क्या करोगे, r का वैल्यू 0 से लेके n तक का नेचुरल नंबर हो, मतलब आप एक 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 करके बढ़ाते जाओगे। बेटे पहले r 0 डालो तो क्या होगा? n c 0 a टू दी पावर n माइनस 0, मतलब a टू दी पावर n, एंड b टू दी पावर r का जगह 0 डालो, b टू दी पावर 0 1 छोड़ो, प्लस समेसन मतलब प्लस कॉम्पैक्ट करके। फिर r का वैल्यू, अरे 0 से बढ़ा के n तक जाओगे ना, r का वैल्यू अभी 1 करेंगे, है ना। मेरे बात समझ रहे हो? r की जगह 1 डालो, एन सी 1 a टू दी पावर n माइनस 1 b टू दी पावर 1, फिर का r का वैल्यू 2, ऐसे जा जाके कहाँ तक जाएगा? r का वैल्यू n तक जाएगा, मतलब एन सी एन, फिर a टू दी पावर n माइनस आर, मतलब n माइनस एन, मतलब 0, a टू पावर 0 इंटू b टू दी पावर r, मतलब b टू पावर। अरे समझ में आ गया? तो ये होता है उसको कॉम्पैक्ट करके लिखने का तरीका। आई होप आप सबको समझ में आया, राइट? ओके, अब मैं आपको बस लास्ट को एक बस इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि कैसे एक सेट का नंबर ऑफ सबसेट हम कैलकुलेट करते हैं 2 टू दी पावर n। क्लियर और नॉट? वो फॉर्मूला कैसे डिराइव होगा, ठीक है? मेरे बात समझ पा रहे हो? ओके, हेलो एवरीबॉडी, गॉट इट? ओके, अच्छा बेटे मुझे एक बात बता, आपको पता है कि अगर एक सेट ए है, अगर एक सेट ए है और अगर उसमें टोटल n नंबर ऑफ टर्म्स आते हैं तो उसका नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाता है? नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए कितना हो जाएगा? 2 टू दी पावर n, है ना। ये फॉर्मूला कहाँ से मिलता है? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? हेलो, Yes, sir. हाँ, Yes. ये फॉर्मूला आता है कहाँ से? अच्छा सुनो, टोटल नंबर ऑफ सबसेट बाद में कैलकुलेट करते हैं, फिलहाल हम देखते हैं कि सबसेट बनाते कैसे हैं एक्चुअली में। जब हमें एक सेट देता है ए, मानो उसमें एलिमेंट रखा है 1 2 3, और अगर पूछता है कि फाइंड ऑल ऑफ इट सबसेट्स, इसके 8 सबसेट होंगे, 2 टू दी पावर 3 8, तो 8 के 8 सबसेट निकाल के दिखाओ। ट्रिक क्या है? क्या क्या सबसेट बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? पहले बिल्कुल कोई भी एलिमेंट नहीं उठाते हैं, बिल्कुल कोई भी एलिमेंट नहीं उठाते हैं और एक सेट बनाते हैं, मतलब एम्प्टी सेट। और हमें पता है कि फाई दुनिया का सारे सेट का सबसेट होता है, राइट? इसीलिए बिल्कुल कुछ भी नहीं उठाते हैं पहले। फिर क्या करते हैं बेटे? एक एक उठा के, एक एक मतलब सेट ए से एक एक एलिमेंट को लेके सबसेट बनाते हैं ना। फिर क्या करते हैं? सेट ए से दो दो एलिमेंट को लेके जितने सबसेट होंगे बना देते हैं ना, क्योंकि ए का सबसेट मतलब एक एलिमेंट से ही बना हुआ होगा, एक एलिमेंट के बाहर से एलिमेंट तो उसमें नहीं होगा, है ना, क्योंकि ए का सबसेट है तो ए से ही एलिमेंट बोरो करके बना हुआ होगा। 1 2, फिर 2 3, फिर 1 3। भाई और एक बनाऊं क्या? 2 1 और एक बनाऊं? 2 1 और एक सबसेट हो जाएगा क्या? 1 2 2 1 सेम सेट है ना, दे आर सेम सेट, राइट? है ना। तो बस, तो अभी तीनों के तीनों उठा देते हैं, दो दो उठा के सबसेट बना दिए। अभी तीनों के तीनों उठाते हैं, तीनों के तीनों जब उठाते हैं पूरा सेट ही आ जाता है।
है ना, और उससे तो ज़्यादा नहीं ले सकते, ए में तो 3 ही एलिमेंट है। अच्छा, तो कर क्या रहे हैं, अगर हमें पूछा जाए कि ए का नंबर ऑफ सबसेट कैलकुलेट करो, तो हम ये देखेंगे कि कितने टोटल डिफरेंट वे में हम सबसेट बना सकते हैं। तो हम देखेंगे ऐसे कितने डिफरेंट वे में 0 एलिमेंट उठा सकते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ से आप 0 एलिमेंट उठा के कितने सबसेट बना सकते हो, एक ही बस, राइट। कितने वे में एक एक एलिमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं, 3 वे में। कितने वे में 2-2 एलिमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं, देखो 3 वे में। बेटे मैं क्यों बोल रहा हूँ कितने वे में 2-2 एलिमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं, क्यों नहीं बोल रहा हूँ कितने में 2-2 एलिमेंट अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि 1 2 2 1 यहाँ पर सेम है, मेरा बात समझ रहे हो, 2 3 3 2 यहाँ पर सेम है। तो ये तीनों में से 2 को आप सिलेक्ट कर रहे हो कि अरेंज कर रहे हो, बताओ। सबसेट बनाते वक्त इनमें से 2-2 को सिलेक्ट कर रहे हो कि अरेंज कर रहे हो, तो सिलेक्ट कर रहे हैं। सिलेक्ट कर रहे हो, है ना, क्योंकि अगर अरेंज करते तो 2 1 और एक लेते, 3 2 और एक लेते, 3 1 और एक लेते, सिलेक्ट कर रहे हो। फिर तीनों को कितनों में सिलेक्ट करना, टोटल कितने सिलेक्शन ऐसे बन जाते हैं, दैट इज द नंबर ऑफ सबसेट। ओके, तो चलो भाई, अगर एक सेट में if there are n number of elements in a set, if there are n number of elements, suppose set A has n number of elements, और मुझे अगर उसका सबसेट बनाना पड़े तो मैं देखूंगा n नंबर ऑफ एलिमेंट में से 0 नंबर ऑफ एलिमेंट को कितनों में सिलेक्ट कर सकता हूँ, सिलेक्ट NC0, सिलेक्ट कॉम्बिनेशन, है ना, P नहीं, कॉम्बिनेशन। फिर देखूंगा कि जो n सेट ए में जो n एलिमेंट है उनमें से एक एक को लेके कितने सबसेट बना सकता हूँ, मतलब एक एक एलिमेंट कितनों में सिलेक्ट कर सकता हूँ, 2-2 कितनों में सिलेक्ट कर सकता हूँ, 3-3 को सिलेक्ट कितनों में कर सकता हूँ, ऐसे करके फाइनली सारे के सारों को कितनों में सिलेक्ट कर सकता हूँ, है ना, वही तो कर रहे थे ना, एक एक, फिर 2-2 उठा रहे थे, फिर 3-3 उठा रहे थे, फिर अल्टीमेटली सारे के सारे एलिमेंट को उठा दे के जो सबसेट बन जाता है खुद सेट ए बन जाता है ना। ओके, तो क्या पता चला कि सेट ए में से 0 एलिमेंट को लेके इतने सबसेट बनेगा, एक एलिमेंट को लेके उसमें से एक एलिमेंट उठा के इतने बनेंगे, 2-2 एलिमेंट उठा के इतने सबसेट बनेंगे, 3-3, और अप टू ऐसे करके अप टू सारे के सारे उठा के इतने सबसेट बनेंगे। तो टोटल कितने सबसेट बन जाएंगे, याद कर देंगे। मेरा बात समझ रहे हो कि नहीं, क्लियर और नॉट, हेलो? यस सर। Yes, sir. हाँ, तो नाउ आई एम गोइंग टू शो यू इसी का वैल्यू ही 2 to the power n है यूजिंग बायनोमियल थ्योरम। आई विल प्रूव इट टू यू कि इसी का वैल्यू 2 to the power n है। कैसे, देखो भाई बेटे, आप मुझे बात बताओ, a प्लस बी टू दी पावर n को जब हम एक्सपांड कर रहे हैं तो क्या मिलता है हमें, NC0 a to the power n प्लस NC1 a to the power n minus 1 b प्लस NC2 a to the power n minus 2 b स्क्वायर। देखो भाई याद रखना, बड़ा इजी है, c के नीचे जो है b का पावर वही है, प्लस डॉट 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 NCn b to the power n, राइट, यहीं तक जाता है बेटे। इसी एक्सप्रेस, अच्छा ये जो बायनोमियल थ्योरम का जो एक्सपांशन है ये कोई भी ए बी वैल्यू के लिए, राइट, इज देयर एनी प्रॉब्लम, और एनी ए बी वैल्यू, राइट, एनी ए बी वैल्यू। अच्छा, अगर मैं इसमें a एंड b दोनों को 1 कर दूं, पुट a इज इक्वल टू 1 b इज इक्वल टू 1, इसी एक्सपांशन में अगर मैं a एंड b का जगह 1 1 डालूं तो भाई 1 प्लस 1 टू दी पावर n क्या होगा, NC0। बेटा एक एक्सपांशन में पूरा जहां जहां a b लिखा है 1 1 लिखो, बेटा 1 टू दी पावर n 1, NC1 बेटा a का जगह 1 लिखो, 1 टू दी पावर n माइनस 1 1, और b भी 1, मतलब ये 1, अरे समझ रहे हो, NC2 यस सर। a टू दी पावर a क्या है भाई, 1 है ना, 1 टू दी पावर एनीथिंग इज 1, तो ये तो सारे 1 हो जाते हैं ना। अच्छा, 1 प्लस 1 टू Yes, दी sir. पावर n क्या होगा, 2 टू दी पावर n, है ना, 2 to the power n. प्रूव्ड। तो इससे ही पता चलता है कि एक सेट में 2 टू दी पावर n नंबर ऑफ सबसेट बन सकता है। आई होप आप सबको समझ में आ गया चीज़ें, है ना। ओके ठीक है, ऑफलाइन चल रहा था, ऑनलाइन में थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, थोड़ा मतलब
हैबिट नहीं बना होगा ये ऑफलाइन ऑनलाइन, मुझे पता है। मुझे भी यहाँ पर थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है क्योंकि वहाँ पर अब मेरे सामने सब थे। सडनली जब ऐसा हो गया ना मैं आपको देख पा रहा हूँ, आप क्या करेंगे, मतलब थोड़ा चलो एडजस्ट कर लेते हैं हम, हमारा हाथ में कुछ नहीं। कोरोना वोरोना हो के क्या चल रहा है, चलो ठीक है। लेकिन आप सब एक बात सुनो, जो आप अपने पापा मम्मी को पूछो, एक ज़माना था लोग मतलब पेड़ के नीचे ही बैठ के पढ़ते थे, पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ते थे, उधर से ही बच्चे बड़े बड़े मतलब। आप जरा रामानुजन वगैरह के टाइम के बारे में सोचो। हैव यू हर्ड ऑफ रामानुजन एवरीबॉडी? हैव यू हर्ड ऑफ रामानुजन, इंडियन मैथमेटिशियन रामानुजन? ओके। यस Yes, सर। sir. जो रामानुजन जो जमाने के थे जरा इमेजिन करो, नो इंटरनेट, विलेज एरिया ऐसे थे, नो इलेक्ट्रिसिटी, नो प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी, नो मतलब फैंसी फूड, फैंसी क्लोथ्स, नथिंग, नो बाइक, नो स्कूटर, ओनली बाइसिकल, है ना। पूरा मतलब सादा सीधा जिंदगी बिता के वर्ल्ड रेनाउंड मैथमेटिशियन रामानुजन, राइट। आइजैक न्यूटन का जमाने के बारे में सोचो, प्लेग चल रहा था, पैंडेमिक, क्या मतलब कौन सा भयंकर सा समय। मतलब आपको पता है आइजैक न्यूटन वगैरह के टाइम में लोगों का प्राइमरी मोटिव क्या था, पता है कितनों को पता है? मतलब लोगों का प्राइमरी मोटिव क्या था? अभी हमारा प्राइमरी मोटिव क्या है, कौन बताएगा? अभी कोरोना का टाइम छोड़ दो, कोरोना जब नहीं हुआ था हमारा लाइफ का मोटिव क्या रह रहा था कि हम ये खरीद ले, वो खरीद ले, घर में ये ले आए, वो ले आए, उधर चले जाए, है ना, घूमे फिरे, ये सब हमारा प्राइमरी मोटिव है ना। लेकिन आइजैक न्यूटन वगैरह के टाइम में प्राइमरी मोटिव क्या था पता है? डे टू डे खाली जिंदा रहना, मेरा बात समझ रहे हो ना, अगले दिन खाली जिंदा रहना। यू गेट माई पॉइंट सो फार? अरे समझ रहे हो मैं जो बोल रहा हूँ? Yes, sir. हाँ। जब लंदन में प्लेग, जब लंदन में जो ब्लैक प्लेग, ब्लैक डेथ उसको बोलते हैं, मतलब एक डे से दूसरे डे खाली जिंदा रहना उनका मोटिव था। उस समय पे भी एक इंसान इतना कुछ निकाल दिया। तो आप जब बोलते हो कि हमें ये सब हो रहा है, वो सब हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि सब बहानाबाजी है? हेलो, लग नहीं रहा है बहानेबाजी? अरे लग नहीं रहा है कि ये सब मुश्किलें आ रहे हैं, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, मतलब ऑनलाइन हो गया पढ़ नहीं पा रहे हैं, ऑफलाइन होता तो अच्छा पढ़ लेते। डोंट यू थिंक कि दीज आर ऑल एक्सक्यूजेस यू आर मेकिंग? Yes. यस सर। क्योंकि आपके सर खुद मतलब कोई भी टीचर के बिना हेल्प से पढ़े, तो डोंट यू थिंक दीज आर ऑल एक्सक्यूजेस कि ऑनलाइन में प्रॉब्लम, ऑफलाइन में पढ़ाई अगर नहीं होता है तो क्या कर लेते हैं हम, किसी ना किसी चीज़ को एक्सक्यूज बना देते हैं। तो डोंट डू दैट। अपना टीचर खुद बन जाओ, है ना, जैसे ही मैंने आपको बताया था, राइट। ओके। बहुत सारे आप अगर भारत इंडिया के, हमारे छोड़ो, भारत के बाहर के साइंटिस्ट वगैरह के बारे में सोचना, चलो थोड़ी देर के लिए सोचना बंद करते हैं। आप अगर भारत के ही बहुत सारे साइंटिस्ट जो देखोगे, है ना, वो कितने मतलब ये फैमिली से, पुअर फैमिली से आते हैं, है ना, मतलब अभी के नहीं, पास्ट के जो बोल रहा हूँ, मतलब बहुत पुराने के समय का बोल रहा हूँ। इतना ड्रास्टिक सिचुएशंस में वो जिंदा रहे थे, उस टाइम में भी वो इतना पढ़ने में इतना माहिर थे, इतना होशियार थे कि वर्ल्ड उन्हें याद रख रहा है। रामानुजन मरे हुए कितने साल हो गए, लेकिन अभी वर्ल्ड याद रख रहा है। लेकिन जरा सोचो, अभी का अगर मैं मर जाऊं आज, तो 10 दिन के बाद मेरे घर लोग भी शायद भूल जाएंगे, ठीक है ना। तो वर्ल्ड तो छोड़ो, मेरे बात समझ रहे हो? समझ पा रहे हो कि नहीं? यस सर। हाँ। तो इससे कुछ कुछ सीखो, है ना, इससे कुछ कुछ सीखो, चीज़ों को जानो कि चीज़ ऐसा होता है, वैसा होता है। अच्छा, ठीक है। तो बस खाली लास्ट आपको बोल देता हूँ, ये वाला मैंने डेरिवेशन आपके सामने अभी कर दिया है ना, ये वाला डेरिवेशन कर दिया आपके सामने। ओके बेटे, ये वाला डेरिवेशन मैं आपको होमवर्क देता हूँ, बस हिंट दे देता हूँ। ये वाला डेरिवेशन क्या है ना, NC0, देखो यहाँ पर NC0, NC1, NC2 सबको ऐड करने से 2n होता था, लेकिन NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 प्लस NC6 अप टू ऐसे ऐड करते जाओगे तो 2n-1 होगा। उसी तरह NC1, NC3, NC5 ये सब को ऐड, और इसको कैसे डिराइव करोगे मैं आपको हिंट देता हूँ। बेटा आपका था ना a-b टू दी पावर n था, a-b टू दी पावर n,
उसी में आप एक काम करना, किधर गया है मैंने भी किधर गया रे, कहाँ गया, किधर लिखा था, छोड़ो। अब एक काम करो, a प्लस बी का पावर जो n है उसमें a का जगह 1, b का जगह -1 डाल के जरा चेक करो क्या आता है, जरा चेक करके बताओगे मुझे, है ना। अगर a का जगह 1 एंड b का जगह -1 डालो तो क्या इससे वो प्रूफ हो पाता है, ये वाला प्रूफ। सो लेट मी नो, है ना। अगर नहीं होता है तो बोलोगे, अगर होता है तो बोलोगे, क्लियर और नॉट, तो छोड़ो, है ना। यस सर। ओके, तो ऐसा करके करोगे। अच्छा मेरे बात का अच्छा ये वाला आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो असाइनमेंट में, अभी के मतलब ये के लिए इसको करोगे एग्जाम्पल, इसको भी करोगे। बेटे देखो ये बीच में खाली माइनस दिया है ना, मतलब ये a है और ये b है और बीच में माइनस है ना। तो मैंने बताया था बायनोमियल जब एक्सपेंशन करोगे खाली ऑल्टरनेटली, पहले प्लस से शुरू होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, देख रहे हो ना, खाली प्लस माइनस प्लस ऑल्टरनेटली देते जाना, बिगिनिंग करोगे प्लस से। या फिर नहीं तो आप वो थोड़ा सा लंबा होता है कि इसको मतलब यहाँ पर b क्या हो जाएगा -2/x², क्यों ऐसा करेंगे, है ना, अल्टरनेट करके प्लस माइनस प्लस। अरे मेरे बात समझ रहे हो, तो ये कर लोगे। Yes, sir. इसको भी सोचो जरा कैसे करते हैं, आप जरा बुक देख के करोगे। इधर आपका 1 + x को वो y मतलब इस बोल रहा है कि एक्सपांड दिस यूजिंग बायनोमियल थ्योरम, लेकिन ये तो बायनोमियल नहीं है, तो ट्रिनोमियल है, तो बायनोमियल थ्योरम लगा एक्सपांड कैसे करें। थोड़ी देर के लिए 1 + x को y पकड़ लो, फिर ये क्या हो जाता है y + x² का होल क्यूब। अभी ये हो गया बायनोमियल का एक्सपांशन, इसको बायनोमियल एक्सपांशन कर दिए, फिर फाइनली जिधर जिधर y लिखा है फिर उधर उधर y की जगह 1 + x फिर से डाल दो, फिर उसको भी एक्सपांड कर लो, है ना, ऐसे कर सकते। या फिर आप x + x² को भी y पकड़ सकते हो, इट्स अप टू यू, एंटायरली अप टू यू, इसको भी वैसा ही कर सकते हो। और एक वाला करोगे, ये वाला भी असाइनमेंट में देता हूँ, एग्जाम्पल 6 पेज नंबर ओके सेकंड, क्या हुआ, थोड़ा हैंग हो गया, हाँ ओके एक सेकंड गाइस, हाँ हेलो गाइस, आर यू देयर, Yes. Yes, sir. ओके ओके Yes, sir. ओके ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड ना, फॉर सम रीजन फ्रीज हो गया। ओके ठीक है, तो एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 7, एग्जाम्पल 8 ऐसा कुछ करोगे, ठीक है ना। सो यू कैन ऑल लीव नाउ, थैंक यू, बाय। Thank you, sir. वेलकम 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 Thank you, sir. वेलकम Thank you, sir. वेलकम Thank you, sir. वेलकम। सर हाँ यस सर आपण जे कहले कि